नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक आप लगातार कर रहे हैं, थोड़ी-सी संख्या और बढ़ाइए, शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है और बेल आइकन दबाएँगे, तो आज जिस तरीके से हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी, कब दोबारा आ रहे हैं, ये आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन से पता लग जाएगा, इसलिए बेल आइकन ज़रा दबा के रखिए। अभिषेक भाई, नमस्कार, नमस्कार सर, प्रणाम प्रणाम, सर। स्वागत। प्रभु, बिहार में विधानसभा चुनाव और बिहार जो कि राजनीति करने के लिए, जीने के लिए, समझने के लिए गुणी है और धनी है। क्रांति की भी धरती रही है, ऐसा नहीं है, इतिहास है उसका। लेकिन इधर जब से बिहार में इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हुआ है, तो महफ़िल एक सस्ते तरीके से राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम बड़े सस्ते और गलीज तरीके से लूटने की कोशिश की। हालांकि तेजस्वी शामिल रहे, लेकिन अब गठबंधन की क्या स्थिति है? महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। सुना है तेजस्वी ने तो ये कह दिया कि हम पूरी की पूरी सीट लड़ेंगे, और ये बाबू कह रहे थे कि नहीं, हमारा तो जलवा कायम है और इस बार हमको ज्यादा सीट चाहिए। तो ये महागठबंधन की क्या स्थिति है और एनडीए की क्या स्थिति है, आज जरा हम मेच्योर तरीके से, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट से लेके आपके पास तमाम तरह की वो अंदर बाहर ऊपर नीचे सबकी खबरें हैं। आज जरा एक गंभीर बातचीत हम करना चाहेंगे। बिहार चुनाव को कैसे आपने देखना शुरू किया, और महागठबंधन से लेके एनडीए खेमा, और उसी के साथ जनसुराज तक की भी हम बात करेंगे। क्या स्थिति है बिहार की? सर, आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले एनडीए पे आते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है। कल अमित शाह जी के साथ मीटिंग थी पूरे एनडीए की। उसमें जदयू के लोग भी, सब कोई बैठा। एक बड़ी बढ़िया फोटोग्राफ आई अमित शाह जी की और नीतीश कुमार जी की, जिस तरह से मिलते हुए शॉल पहना रहे थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के बॉडी लैंग्वेज पर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। आप अगर उस बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखें, चूंकि आपका भी वर्षों का अनुभव है राजनीति का, ठीक जगह पे शॉल पहनाया, ठीक ढंग से अभिवादन किया, मतलब दवाओं ने भी असर करना शुरू कर दिया। नीतीश जी की तबीयत भी ठीक होने लगी। और राजद के समय वो जब गठबंधन में आए थे तो बीमार होना शुरू हुए थे। एक आम चर्चा जदयू में रही है कि नीतीश जी को अस्वस्थ करने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र किए गए राजद के तत्वों के द्वारा, उनके साथ खान पान में ऐसी चीजें मिलाई। अब सीटों का समीकरण पे आ जाते हैं। एनडीए ने तो सुलझा लिया। संभवतः अगले 5-7 दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट हो जाना है। चिराग पासवान भी संतुष्ट, जीतन राम मांझी भी संतुष्ट, जदयू भी संतुष्ट, बीजेपी भी संतुष्ट। क्योंकि संतुष्टि तो सीधे तस्वीरें बता रही है कि गठबंधन में ऑल इज ओके। अब आपने बोला कि महागठबंधन में 243 पर लड़ने की बात की थी, वो सिर्फ बात है। कांग्रेस को नीचे लाने का प्रयास है कि देखो गठबंधन में और भी नए मित्र हैं, वो जुड़े हैं, पुराने मित्र कुछ अधिक सीटें मांग रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, हमें सबको मैनेज करके चलना है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने से ही मना कर रही है। अभी भी बिहार कांग्रेस नहीं मान रही है। तो ऐसे में समीकरण बना नहीं। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, आप चाहें तो दर्शकों को काट करके वो अलग से दिखा दीजिएगा, जहां राजद के कार्यकर्ता मसौढ़ी विधानसभा में रेखा पासवान के विरोध में खड़े थे। रेखा पासवान राजद की विधायक है 2 साल से। राजद का कार्यकर्ता स्वयं कह रहा है कि इन्होंने मास लेवल पे करप्शन किया है। रेखा पासवान ब्लॉक से लेकर के हर जगह पैसे ले रही हैं और उनका हम विरोध करते हैं। अवनीश सर, मेरा एक प्रश्न है, रेखा पासवान पैसे लेकर के भेज किसको रही है? छोटा सा प्रश्न है, मैं चाहता हूं उत्तर मिल जाए मुझे। ऑफ कोर्स वो पैसे कहीं तो जा रहे हैं, तभी तो बार बार टिकट मिल रहा है। और टिकट कौन देता? बिल्कुल। तो ये इनका नेपोकिड है। लालू ने भी वही किया था। एक पुराने हमारे बिहार में, पूर्वांचल में कहावत है नारियल को लेकर के कि बूझो तो जाने, कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा।
मतलब नारियल पानी, नारियल होता है उसको छीलते हैं तो, और वो गोरा दिखता है, ऊपर में भी ठीक ही है। तो लालू प्रसाद यादव जी के ही पुत्र हैं तेजस्वी यादव, और वो स्टाइल ऑफ राजनीति वही है। तभी तो जाकर के हर जगह हर मंच पे कहते हैं ठीक है हमारे पिताजी से जो भूल चूक हुआ उसको माफ कीजिए, आगे की राजनीति देखेंगे। नीतीश कुमार का तो बेटा ये सब नहीं बोल रहा है, निशांत कुमार तो नहीं बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं डंके की चोट पे हमारे पिताजी ने विकास किया है, विकास के नाम पर वोट कीजिए। तो एक स्थिति ये है, एक तरफ सीटों का समीकरण भी बन चुका है, अलायंस तैयार है फुल फ्लेज से अटैक के लिए, और यहां आपके पास सीटों का समीकरण नहीं है। हार और जीत के बीच में जो ग्राउंड पर फीडबैक है, वो फीडबैक बताता है कि आपके लिए कम से कम पॉजिटिव रिएक्शन तो नहीं है। और ऐसे में आप लगातार जेनजी के नाम पर अलग अलग राह पर वोट चोरी कर रहे हैं। तो बुजुर्ग तो कह रहा है मेरे माइक पर, जब मैंने कहा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई, तो उसने गुस्से में बोला कि वो तो खुद ही चोर है। फिर मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, बोला नहीं नहीं सॉरी, उसका पूरा खानदान चोर है। कौन था वो? अगर आप में से किसी के पास भी, जिसके पास विवेक है, वो देखेगा तो कहेगा कि हाँ, ये जिस पीडीए की बात करते हैं उसमें से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन ये पिछड़े और दलित समाज से है, और वो आपके साथ नहीं है। प्रश्न है कि वो आपके साथ क्यों नहीं है? मैं उसका उत्तर देता हूं। उसके लिए पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी सर, सुना देते हैं। एक गुरु और शिष्य नदी किनारे जा रहे थे। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर नदी किनारे से जाते समय किसी स्त्री को देख लो अर्धनग्न नहाते हुए, तो मन में भगवान का स्मरण करना और उस महापाप का क्षमा याचना करना, किंतु गुरु की आज्ञा मत टालना, गुरु की बात मत टालना। शिष्य ने पूछा क्यों, अगर टाल दिया तो क्या गुरु का अपमान होगा? यह हार और जीत का भाव है। तो नहीं, यह अपमान का भाव है, मुझे ऐसा लगेगा। बोला ठीक है, मैं नहीं ऐसा करूंगा गुरुजी, आपका अपमान नहीं करूंगा। तभी प्रभु की लीला से क्या होता है, एक स्त्री डूबने लगती है। शिष्य ने आओ देखा न ताओ, नदी में जंप करता है, उसे अपने कंधे पर लेकर के बचा के आता है, किनारे छोड़ के आता है। रात्रि के समय, भोजन के समय गुरु क्रोध में बोलते हैं शिष्य को, तुमने उस स्त्री को कंधे पर उठा के ठीक नहीं किया। शिष्य का उत्तर सुनिएगा सर। शिष्य कहता है गुरुजी, उस स्त्री को तो कंधे पर से मैंने दोपहर को ही उतार दिया, उसका बोझ लेकर के अभी तक आप घूम रहे हैं। तो ये जो पाप का बोझ है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर के विगत कई वर्षों से घूम रही है, अनाप शनाप नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलती है, और नरेंद्र मोदी कंधे से उतार करके खबका फेंक करके आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को कांग्रेस समझ ही नहीं रही है कि जनता उनसे कनेक्ट करती है जो डूबते हुए को बचाता है। नरेंद्र मोदी वो है जो जाति धर्म मत संप्रदाय से इतर जाकर के हर डूबने वाले को बचाता है, किनारे पर लेके आता है और कहता है मैं हूं, तुम अकेले मत समझना, तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है, मैं पीड़ा जानता हूं कि एक स्त्री का पीड़ा, जो सुबह सूर्य उदय से पहले शौच को जाती है और सूर्य उदय के बाद शौच को जाती है, दिन में 100 तरह की बीमारियां होती है, मैं ये समझ सकता हूं, मैंने वो जीवन देखा है। बहन डरना मत, मैं तुमको शौचालय दूंगा। छत से पानी बरस रहा है। इसी वर्ष 2025 में कितनी बरसात हुई, कल्पना कीजिए। कच्ची मिट्टी में के घरों में अक्सर ये हम खबरें सुनते थे, डूब के मर गए लोग, दब के मर गए लोग। इंदिरा आवास शुरू होता है, मिलता किसी को नहीं है सर। नरेंद्र मोदी ने जैम टेक्निक से व्यवस्था की, बोला बिहार से हो, गरीब हो, तुम्हारा पति मजदूरी करने बाहर गया है, डरना मत बहन, मैं 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करके तुमको घर दूंगा। मिला है, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो भी दिखाऊंगा। एक गरीब जिसे बहुत लोग, अभी कहा ना कि पसीने वाले हाथ मिलाने में शर्म आती है, लज्जा आती है लोगों को, एक गरीब से गरीब महिला कह रही है कि हाँ मोदी ने वो सब दिया।
ये बात वो समझ सकता है जो स्वयं भूखे पेट रहा हो, राजा का बेटा कभी नहीं समझेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ लोग, उनका भूख नहीं मिट रहा। ये अनाज अक्सर कांग्रेस के समय न्यूज आती थी, सर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सड़ जाते थे। मोदी ने कहा कोई अनाज नहीं सड़ेगा, बांटो, हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, उन 80 करोड़ लोगों को बांटो, अपलिफ्ट करो। ये होता है प्रधानमंत्री सर, जो उनके लिए, वरना मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की ही बात है, मैं तो कोई 2014 के बाद तो जन्मा हूं नहीं, जेनजी का जो उठा रहे हैं कि 23 रुपए कमाने वाला आदमी इस देश में गरीब नहीं है। इन लोगों के पाप का बोझ इतना अधिक है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कंधे से उठा करके आगे चल सकता है। इसलिए मैंने वो कहानी समझाई ताकि दर्शक ये समझे कि बिहार की जनता क्यों मोदी, राहुल गांधी के संविधान के झूठे ड्रामे के झांसे में नहीं आई 2024 में। हरियाणा, राजस्थान आ गया, यहां तक के उत्तर प्रदेश आ गया, लेकिन बिहार ही नहीं आया। और आपको लगता है कि अब ये वोट चोरी के झांसे में आ जाएगा जिनका वोटर आईडी कार्ड पहले से है? ये महामूर्खता। खैर नहीं उस पर नहीं, अब क्या, महामूर्खता तो ये कर रहे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, एक चीज आपने अभी कहा ना, ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाली बात, और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे और गोदामों में सड़ जाते थे, खुले में सड़ जाते थे अनाज। मैं आपको बता दूं, दर्शकों आपको भी बता दूं, एक बड़ा सिंडिकेट काम करता था। कांग्रेस के जमाने में एक सिंडिकेट काम करता था, और वो कैसे जानबूझ के एफसीआई के बाहर गोदामों में रख के, रैकों से बाहर निकाल के, प्लेटफॉर्म्स पर रख के, माल गोदामों के बाहर रख के अनाज सड़ाया जाता था। और फिर एक सिंडिकेट आता था, वो ऑक्शन लेता था, और शराब व्यवसायियों, जो मैन्युफैक्चरर हैं बियर और शराब की कंपनियों में, वो सारे के सारी चीज चली जाती थी। ये एक बड़ा सिंडिकेट था, जिसका इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च भी किया था। वो पंजाब में बड़ा खेल था, लेकिन पंजाब से लेके लगभग प्रदेशों में ये बड़ा खेल होता था कांग्रेस के जमाने में। अच्छा, एक चीज आपने शुरुआत ही कर दिया यहाँ एनडीए के खेमे से। मैं एक बार फिर जरा वापस लेके चलता हूँ आपको महागठबंधन की तरफ से। तेजस्वी को ये क्यों कहना पड़ा कि हम सारी की सारी सीटों पर लड़ेंगे? आखिर क्यों कहना पड़ा? ये मैं जानना चाहता हूँ। रुकावट कहाँ है? खटपट कहाँ हुई? देखिए एक रुकावट तो सर ये है कि भाई मान नहीं रहे हैं, और लगातार दबाव ये दिया जा रहा है कि भाई हमको तो 70 पे पिछली बार लड़े और 70 सीट चाहिए। और तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय मुकेश सहनी को कमिटमेंट किया था। अब ये मर्द की जबान वाली बात है, और ये कमिटमेंट ये था कि तुम डिप्टी सीएम बनोगे। कांग्रेस कह रही है कि मजाक चल रहा है क्या, ये मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेगा, हम क्या करेंगे? 70 सीट भी नहीं दोगे, डिप्टी सीएम भी नहीं दोगे। और लेफ्ट ये कह रही कि ये दोनों का कोई जनाधार नहीं है, हमारे पास माले का एमएलसी ये जो है उसका जनाधार तो है हमारे पास, हमारा स्ट्राइक रेट तो आपसे भी बेटर रहा था आरजेडी वालों, 40 सीट तो हम डिजर्व करते हैं, सीटें 243 है। और सबसे बड़ा पेच ये नहीं है, कांग्रेस ने जिन सीटों की डिमांड की है उनके विनिंग परसेंटेज अच्छे हैं, वहां पर जीतने की संभावनाएं अच्छी हैं। अगर सभी जीतने वाली सीटें ही कांग्रेस मांगेगी तो बाकी अलायंस के लिए क्या जाएगा? राजद कहां फाइट करेगी? सभी इंपॉर्टेंट सीटें आप मांग रहे हैं सीमांचल में, ये तो बदमाशी वाली बात हो गई है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को लगातार ब्लैकमेल किया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए कि हाँ ठीक है हम 243 पर लड़ने को तैयार है। और राजद के पास तो 243 सीट लड़ने का कुव्वत है, उसके पास कैडर है, वो लेफ्ट और मुकेश सहनी के साथ भी जाके लड़ सकता है, कांग्रेस को छोड़ देगा। लेकिन वो चाहता नहीं है कि कांग्रेस छूटे, क्योंकि वो जानता है कि मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे। हिंदू वोट बैंक तो बांटना प्रायोरिटी है ही, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहे ये भी तो देखना है। तीसरा फीडबैक, अभी कुछ दिन पहले राजद को उनके थिंक टैंक ने फीडबैक दिया कि भाई ये वोट चोरी वाला मुद्दा पूरी तरह से ग्राउंड पर बैकफायर कर रहा है, और इसके साथ हम लोग चलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस टीम इस रास्ते में इतना आगे बढ़ चुकी है कि इसको छोड़ नहीं सकती अब बिहार चुनाव में।
तो बिहार चुनाव अगर वोट चोरी के मुद्दे पर होता है तो राजद और कांग्रेस का हार तय है। और तेजस्वी यादव ये देख रहे हैं कि मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन यही है, क्योंकि अगर मैं ये हार गया तब तो संभवतः मैं कभी सीएम बन ना पाऊं, ये स्थिति भी आ जाएगी। इसलिए करो या मरो वाली स्थिति है। इसी कारण वो 243 पर बात हुई कि मैं 243 को लड़ने को तैयार हूं। अब देखिए बात कहां आगे बढ़ती है, वो देखना है। और इसीलिए अभिषेक जी, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, जब बिहार के बारे में जब भी बात हुई, आपसे भी जब भी बात हुई है, तो मैं कहता हूं भाई देखिए, राहुल गांधी को बिहार का सीएम या उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश का सीएम थोड़ी ना बनना है। अगला तो बॉर्न पीएम है, मटेरियल छोड़िए, वो तो पैदाइशी पीएम है। तो अब यहाँ तेजस्वी को देखना है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को देखना। अच्छा, फिर एक बार आते हैं, जरा सा हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक बिहार की मौजूदा जो स्थिति है चुनावी जमीन पर, उसका मामला बिल्कुल साफ हो। पीडीए पीडीए यहाँ अखिलेश यादव चिल्लाते हैं, बट नेचुरल है कि आरजेडी भी वहां वही पीडीए पीडीए लेके चल रही है। और ये राहुल भी दलित हर जगह खोजते हैं, पत्रकार में खोजते हैं, कंपनियों में खोजते हैं, आईएएस में खोजते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। मुस्लिम और यादव समीकरण एमवाई, ये जो लालू की परंपरागत जो क्लासिकल थियोरी है पॉलिटिक्स की, उसके अलावा इस खेमे के पास और किसके वोट दिखाई देते हैं एमवाई के अलावा? सर ये मिथ है बिहार को लेकर के कि इस बार एमवाई साथ में है, एम फैक्टर साथ में है, लेकिन इस बार दो एम फैक्टर पर लड़ाई हो रही है बिहार में। पहला एम फैक्टर महिला फैक्टर, दूसरा एम फैक्टर मुस्लिम फैक्टर। महिला फैक्टर बाई एंड लार्ज नीतीश कुमार और एनडीए के साथ है, जो कि 50% की आबादी है और पूरी तरह से भयंकर ढंग से इंटैक्ट है। वहां पीडीए वीडीए कुछ है ही नहीं, वो महिला फैक्टर है और बुरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। अब एम फैक्टर इंटैक्ट है, लेकिन वाई फैक्टर उसको डिवाइड करना पड़ेगा सर। नवादा में एम फैक्टर वाई फैक्टर टूटते हुए मैंने देखा है इस बार, मेरे लिए सरप्राइजिंग है। मैं गया में इस बार गया, वहां भी कई जगह पे वाई फैक्टर में नाराजगी है। लेकिन गंगा के पार वैशाली बेल्ट में, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, सीतामढ़ी में एक आमूल चूल नजर आता है कि पहली बार 15 से 20% मेरा ये कैलकुलेशन कह रहा है कि वाई फैक्टर में स्पष्ट टूट नजर आ रही है। ये बिहार में मतलब ये जो यूपी से लगा हुआ इलाका है, जो पूर्वी यूपी से लगा हुआ इलाका है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? मतलब उस तरफ से गंगा पार, इस तरफ से पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, यही नहीं सीवान, छपरा, वैशाली। हाँ इस तरफ से गंगा पार वही हाजीपुर मैं हाँ बोल हाँ, रहा हूँ। वही वही। और तो इधर तो यूपी आ जाता है। हाँ, यूपी की तरफ बढ़ते हुए, ठीक। सिवान छपरा नहीं सर, मतलब सिवान अच्छा, गोपालगंज वाला एरिया का वाई कम्युनिटी अभी भी इंटैक्ट है। मुजफ्फरपुर जो तिरहुत अच्छा, ये आप प्रमंडल वाला म्यूट हो गए बेल्ट थे। है, हाँ जो तिरहुत प्रमंडल वाला बेल्ट है, उससे आगे एक अलग राष्ट्रवाद का भाव जागृत हो रहा है कि हमको मुसलमान बनाए फिर रहे हो, क्योंकि मुसलमानों के द्वारा अत्याचार की सीमाएं लांघ दी गई हैं। पहले एक्सपेरिमेंट हुआ कि यादवों पे भी हम कर सकते हैं कि नहीं, और चुप्पी रहेगी कि नहीं, और वो एक्सपेरिमेंट अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला बात ये अररिया के तो वाई कम्युनिटी के लोग बहुत अधिक इंटैक्ट है एनडीए के साथ। तो एक तो वो समीकरण, दूसरा समीकरण जो है इस में जो है, कुर्मी समाज पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है, धानुक समाज भी इंटैक्ट है, पासवान समाज जो कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर यादव के बाद अगर है, वो पूरी तरह से चिराग पासवान और मोदी के साथ खड़ा नजर आता है। मतलब पूरी तरह से का मतलब होता है 90+। 10% तो हर समाज में छिटके रहते हैं, वो तो ब्राह्मण और राजपूत हर जगह होते हैं। वो है डेंट जो है, वो थोड़ा ब्राह्मण राजपूत अभी वोटर बहके थे पीके को लेकर के, बाकी इंटैक्ट ही है। दूसरी तरफ एक और इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है कुशवाहा कम्युनिटी, जिसे लॉ कुश समीकरण में जिसको कहते हैं ना, तो लॉ कुश समीकरण में पिछली बार विधानसभा चुनाव में 50% कुशवाहा वोटर्स राजद के पास थे। इस बार वो कमी दिखती हुई नजर आती है, लगभग 30% ही कुशवाहा वोटर राजद की तरफ जा रहे हैं, बाकी एनडीए की तरफ वापस आ गए हैं। उसका कारण
अलग अलग फैक्टर्स है, उपेंद्र कुशवाहा वाला फैक्टर है, सम्राट चौधरी वाला फैक्टर है और कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स पर जहां तक मुझे पता है कुशवाहा को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार रही है, तो एक वो फैक्टर है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, किसी भी ओपिनियन पोल को दिखाएंगे, इसी कारण तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने वाले 30-32% लोग ही हैं। वो दिखाता क्या है कि 11% लोग बोल रहे हैं सम्राट चौधरी सीएम बनेगा, 18% लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, 10% लोग बोल रहे हैं चिराग पासवान सीएम बनेंगे, मगर ये सब एनडीए को ही सीएम बना रहे हैं। और आपको लार्जेस्ट नजर आता है कि तेजस्वी यादव सीएम पद पे सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि 32% लोग बोल रहे हैं। यही तो 32%, 33% वोट है। ये उसी टाइप का हो गया जैसे ये गिरोह कहता है इनका कांग्रेसी टूलकिट कि भाई बीजेपी को मोदी को कितना 40-42% वोट मिलता है और 60% वोट तो खिलाफ है अपोजिशन में है? ये उसी टाइप का कुछ। हाँ बिल्कुल, ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को। तो अच्छा 60% वोट खिलाफ है, लेकिन वो स्प्रेड है, केरल में खिलाफ ही खिलाफ है, ठीक, मोदी के खिलाफ ही खिलाफ है वो 60%। वो अगर तमिलनाडु में है तो खिलाफ ही खिलाफ है। अब आते हैं नॉर्दर्न बेल्ट में, वो रेशियो हो जाता है 62 और 40 का। तो नॉर्दर्न बेल्ट में सीटें हैं अधिक, मोदी जीतता है। कर्नाटका में बदलती है कहानी, मध्य प्रदेश में आपने देखा। तो ये पॉलिटिक्स में हम वोट शेयर नहीं गिनते हैं, हम विनिंग वोट शेयर को गिनते हैं। बिल्कुल। अरे वेस्ट बंगाल में देखिए, वेस्ट बंगाल में भी ऐसा थोड़ी ना कि जो 60% वाला वोट है वो कांग्रेस को मिल जाता है या लेफ्ट को मिल जाता है, ममता लेके चली जाती। आप नहीं, आप हरियाणा को समझिए। हरियाणा में भाजपा को 40.97% वोट है, कांग्रेस को 40.40 वोट है। लेकिन सीटों का कितना अंतर रहा सर? क्योंकि जहां पर जाटों ने वोट किया वो कंप्लीट कांग्रेस को वोट किया, वहां बीजेपी को मिला ही नहीं। लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं कि कर्नाटका में बीजेपी 36% वोट शेयर लेकर के सरकार बना लेती है और कांग्रेस 38% वोट शेयर लेकर के भी सरकार नहीं बना पाती। डेमोक्रेसी में नंबर सिस्टम हर विधानसभा पे बदलता है। और बिहार में जो लोग कहते हैं ना कि 19%, मैं दर्शकों को आपको एजुकेट कर दूं, आपके दर्शकों को कहते हैं 19% मुसलमान, 19% मुसलमान। अरे 19% का 60% मुसलमान तो सेंट्रिक है सीमांचल के अंदर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, खत्म। आओ लड़ लो गया में आ जाओ, पाटलिपुत्र में आ जाओ, आरा में आ जाओ, बक्सर में आ जाओ। वहां तो 10-12% पर आ गए और 15% यादव आ गए, कुल मिला के 27% पर। यहां सामने वाला 33% पे खड़ा है, 34% पे खड़ा है। कैसे जीतोगे? बड़ा गेम यहां है। ये बड़ा गेम आपने बिल्कुल समझा दिया। और एक चीज, अब जरा पीके पे बात कर लेते हैं। देखिए, एक थर्ड पार्टी तो है, थर्ड एंगल है, निश्चित तौर पर पीके हैं। मैं पीके के बारे में दो चीज, पीके कितने इफेक्टिव हैं, पहले तो खुद कितना पा रहे हैं, तब फिर बात आती है कि किसका किसका उठा रहे हैं, यानी महागठबंधन का कितना उड़ा रहे हैं और एनडीए को कितना डेंट दे सकते हैं। तो ये एक तीन चीज इसमें इकट्ठी हो गई कि पीके का क्या है परफॉर्मेंस अभी तक, क्या उम्मीद है, और वो जो उम्मीद है वो कहां कहां से आ रहा है, दोनों खेमों में से कितना कितना। एक ये। दूसरा, क्या पीके जाति उम्र इस बंधन को तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि एक नई क्रांति या इस एक नया फ्लेवर, हालांकि बिहार के हर चुनाव में कोई ना कोई एक नया फ्लेवर आता है, पुष्पम प्रिया कभी आती है, कभी इस बार ये आया है। तो पीके का क्या मामला है, खाली वोट कटुआ है कि कुछ है भी जमीन पर? ऑनेस्ट बताऊं सर, नोएडा ऑफिस के बैठे हुए पत्रकारों के पास प्रशांत किशोर के लिए 12%, 18%, 20% वोट हो सकता है। ग्राउंड जीरो पर 2%, 3%, 4% से ऊपर नहीं है। कोशी प्रमंडल में कोई मुसलमान मुझे नहीं मिला जिसने बोला हो कि भाई मैं प्रशांत किशोर को वोट करूंगा। वाई कम्युनिटी में जो कोर राजद वाई कम्युनिटी का है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पिछली बार आपने किसको वोट किया था, इस बार किसको कर रहा है, वो कह रहा है कि ना वो राजद को वोट देगा और जो बचा हुआ है वो एनडीए को वोट करेगा। सिर्फ कुछ पंडित, राजपूत, भूमिहार जो कि शाहबाद प्रमंडल में है,
वो प्रशांत किशोर फैक्टर को समझ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने बड़ी जल्दी इस्लामिक टोपी पहन ली, जिस वजह से वो भी जो साथ थे उसमें एक असमंजस का भाव है। दूसरा, विनिंग पोजीशन। प्रशांत किशोर का ये सवर्ण समाज का जो वोट इधर उधर करने का प्रयास है भी, ये तभी कंप्लीट हो पाएगा जब वो जीत की परिस्थिति में होंगे। जैसे करागर सीट से अगर वो लड़ जाते हैं तो हो सकता है ब्राह्मण वहां पर वोट दे दे, लेकिन चूंकि वो कुर्मी बहुल विधानसभा क्षेत्र है, वो नहीं जीतेंगे। स्वयं मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, दूसरे कैंडिडेट की छोड़ दे। चनपटिया से लड़ रहे हैं ये मनीष कश्यप। पिछली बार भी उनको निर्दलीय में 10,000 वोट था, इस बार 15,000 आएंगे। उनके गांव वाले खुद विरोध में उतरे हुए हैं। तो इतना आसान नहीं है। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर एक आध सीट निकाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम कहां है? वो 243 सीट पर लड़ने चले गए। प्रशांत किशोर को 25-26 सीटें आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी और लड़ना चाहिए था कि हम इतने पे ही लड़ेंगे। अभी पहला हम चुनाव जो है वो दूसरों को हराने के लिए लड़े, शायद प्रभाव होता। अभी मुझे बाई एंड लार्ज ग्राउंड पर प्रभाव नहीं आता। ठीक, चलिए एक चीज और पूछता हूँ। ये तो आपने बिरादरी वाली बात कर दी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब एज फैक्टर की बात करता हूँ। नए वोटर जो 30 साल से नीचे के वोटर हैं, जो नौजवान वोटर हैं, जो कि फैसिनेशन होता ही होता है, और प्रशांत और उनकी पार्टी उस टाइप की चीजें कर रही है। मैंने देखा है सभाएं वो करते हैं बड़ा चमक धमक के साथ, पीला एकदम बढ़िया डेकोरेट रहता है मामला, और उनकी स्टाइल बतियाने की ये सब है। तो एज, नए एज का वोटर, क्या उसको भी कुछ क्रॉस दी आप कह सकते हैं कास्ट लाइन? वहां कुछ डेंट जरूर हो सकता है। उसका एक और कारण है, आम आदमी पार्टी ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि 20 लाख लोगों को बिहार में उसने क्रेडिट कार्ड बांटे हैं। 20 लाख परिवार में जनसुराज लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड। क्या हमारी मतलब सरकार ये क्या है? ये पीले कलर का, जैसे वो हर पीलिया गैंग का होता है ना, नहीं, आम आदमी आपने पार्टी आम आदमी पार्टी का नाम लिया, मतलब ये जन स्वराज ना? जनसुराज। हाँ वो हाँ, दोनों ठीक। सिमिलर पैटर्न पे दिख रही है ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई। तो जैसे आम आदमी पार्टी वाले फर्जी चीजें बांटते थे, वैसे ही इन्होंने क्रेडिट कार्ड बांट रखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस क्रेडिट कार्ड से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये जनता तक पहुंचने का, अप्रोच करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, उनको लग रहा हो। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो 7,500 पहले बिहार की ठुकरा चुकी है। राहुल गांधी भी फॉर्म फिलअप करवाए थे बिहार में। यस 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 यस, तो बिहार का पॉलिटिकल डायनेमिक्स वैसा है नहीं जैसा लोग दिल्ली के तर्ज पे समझ लेते हैं। ये एक भूल है। तो हाँ, ठीक है, देखते हैं क्या प्रभाव बनता है। पर मेरा अभी तक जो आकलन है ग्राउंड पर, मुझे अभी बहुत घूमना है। मैं पहले ही बता दूं, मैंने अभी घूमना शुरू ही किया है, बहुत घूमना है। मैं 243 विधानसभा कवर करूंगा, मैं एग्जिट पोल भी दूंगा, ओपिनियन पोल भी दूंगा, सब करूंगा मैं, लेकिन महीने भर बाद। पहले मैं घूम लूं, ठीक पूरा मैं ठीक। घूमूंगा। तब तक ऑन कैमरा दर्शकों के सामने कह रहा हूँ, तब तक मैं भी आपसे मिलने बिहार जरूर आऊंगा, और प्रारंभ भी बिहार पहुंचेगा। अभिषेक जी के सानिध्य में भी हम थोड़ा सा बिहार की देखेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड की महक क्या है, निश्चित तौर पर। और अभिषेक जी, जिस डिटेल से आपने, जिस गंभीरता से आपने जिस सारे समीकरणों को गिनाया बिहार के, मुझे लगता है कि दर्शकों अब आपको एक गंभीर चर्चा, जिसमें वाकई बिहार की राजनीति और चुनावी राजनीति का इस समय क्या हाल है, कुल मिला के ये तो समझ में आता है कि महागठबंधन में अभी भी रार है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और बाकी, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है। हो सकता है थोड़ा बहुत दाएं बाएं इधर भी हो, लेकिन चिराग पासवान का बदला हुआ व्यवहार ये बताता है कि इस मजबूती में और ज्यादा मजबूती आई है, क्योंकि पिछली बार थोड़े से इमेच्योरनेस उनके अंदर दिखाई दी थी, न जाने क्यों नीतीश कुमार जी से। तो ये स्थिति है, एक तरफ पूरी तरीके से मजबूती है, और आपने जिस तरीके से कहा कि नीतीश कुमार न सिर्फ काम बल्कि बॉडी लैंग्वेज हर तरह से एक अजब गजब, ऐसे लग रहा है कि कायाकल्प, मतलब क्या करा दिया है, कौन सा उपचार कराया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ईश्वर उन्हें इसी तरह से स्वस्थ रखे, निश्चित तौर पर मजे हुए नेता हैं, और इतने लंबे समय तक यशस्वी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, आसान काम नहीं है साहब। और इसी के साथ मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति पर एक नई दृष्टि मनीष अभिषेक जी आपसे मिली।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हवा हवाई नहीं, राहुल का हाइड्रोजन नहीं, किसी का अब जाने दीजिए वो मैं CH सल्फेट नहीं, लेकिन ग्राउंड की बात हमेशा इसी तरीके से तार्किक ढंग से हम करने का प्रयास करते रहेंगे। अभिषेक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और अभिषेक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।